जो हमारे साथ हमारे हिसाब से नहीं चलेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे वो गरीब जनता हो। अपराधी के नाम पर चाहे कोई दूसरे पार्टी का सपोर्टर हो, ये आज आम बात हो गई है। पुलिस का डर हो, ईडी का डर हो, सीबीआई का डर हो या आईटी का डर हो, अगर लोग अदालत में जाते हैं तो अदालतों में भी केस लंबित कर दिए जाते हैं। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हो ईमेम दस्तावेज। राहुल गांधी के घर पहुंचे दिल्ली पुलिस, नहीं दिया था नोटिस का जवाब। जाने किस मामले में मिला था नोटिस। इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, उनको मालूम है कि हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप थोड़ी सी देर के लिए वेट कीजिए, मैं बाद में आप लोगों के जो टूरिज्म का एड्रेस करूँगा। आप ये जो नोटिस दिया, क्या नोटिस है, इसके बारे में मामला बता दें सर। देखिए, आपको जानकारी है अभी कि जो 30 जनवरी को श्रीनगर में माननीय सांसद राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, उसमें ये बात कही थी कि उनको यात्रा के दौरान बहुत सारी महिलाएं मिली थी जो रो रही थी, और उन्होंने बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको मोलेस्ट किया गया है और उनके रिश्तेदार भी मोलेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 15 तारीख को कोशिश की थी, उसमें हमें सफलता नहीं मिली थी। फिर 16 तारीख को भी नोटिस दिया गया था। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जानकारी मिले ताकि जल्दी से जल्दी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके और जो विक्टिम है उनको न्याय मिल सके। उसी सिलसिले में आज मैं खुद माननीय सांसद महोदय से जानकारी लेने के लिए यहाँ पर पहुंचा हूँ। राहुल गांधी देंगे क्या? अभी तक राहुल गांधी से कोई संपर्क हो पाया है आपका सर? उनके स्टाफ को मैसेज कम्युनिकेट हो चुका है। श्रीनगर में बयान दिया था, दिल्ली पुलिस की क्या इसमें रोल आता है? देखिए, ये तो मैं जाके देख रहा हूँ, परंतु ये जिस रूप में बिहेव कर रही है और बिना ऊपर के इशारे के संभव नहीं है, बिना अमित शाह जी के, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के संभव नहीं है कि पुलिस इतना साहस कर सके। एक राष्ट्रीय नेता के घर पे चले पुलिस बिना कोई कारण के, अगर कोई यात्रा करे और उसमें कोई फीडबैक मिल रहा है, वो देश को बता रहा है, देश के इंटरेस्ट के अंदर कोई बात बता रहा है कि ऐसे ऐसे माहौल बना था, ये मुझे फीडबैक मिला, उसके बावजूद भी केस दर्ज किया, कोई बात नहीं। अधिकार है पुलिस का। जब राहुल गांधी जी ने कह दिया नोटिस मेरे को मिल गया है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको, उसके बावजूद भी पुलिस का यहाँ आना, उनके घर जाना, घर के अंदर घुसना, ये याद दिलाता इंदिरा गांधी का जमाना। जब इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर इस प्रकार की हरकतें हुई थी तो उसका परिणाम क्या हुआ सबको मालूम है। सबको मालूम है क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी थी उन लोगों को। सर, आप है सीनियर मोस्ट ऑफिसर यहाँ पे, आपका नाम क्या है? सर, एसपी पंकज सर, नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। नहीं, आपको कुछ हैंडओवर करना है? सर, हैंडओवर करना है, सीएम साहब से मिले, कुछ रिक्वेस्ट करना है सर। नहीं, ये क्या है? नहीं, ये किस चीज के लिए हैंडओवर करना है? सर, आप अंदर आ जाएं। नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, आप कानून के तहत नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना है? सर, आप एक मिनट आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा हूं। नहीं, इंटरव्यू बात नहीं है। देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर, मैं सर किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर, आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं, देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के ईमेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं, हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। आप नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना। आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ में देना है। तो खनन मामले का अखिलेश यादव को एक बार फिर से सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के चीफ और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को तलब किया है। अब मकान टूट गया, बाल बच्चे बेघर हो गए, हम लोग क्या कर सकते हैं?
पब्लिक के देख के बस रोना से आ रहा है कि इनकी कैसी तकलीफें हैं। डीलर ने जो जमीन काटा उनको सोच भी जाके काटना चाहिए था, पब्लिक की क्यों अनदेखी कर दिया है। दिन चला यहाँ 8 बजे आके खड़े हो गए, पुलिस वाले बोले यहाँ मकान टूटेंगे, कल आके बकाया था। राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में सुबह से कई जगहों पर बुलडोजर गरज रहा है। कभी मकान पर, कभी दुकान पर, कभी चारदीवारी पर एक्शन किया जा रहा है। देखते ही देखते पूरा का पूरा आशियाना जमींदोज हो रहा है। लोग इस बात को लेकर हैरान है कि खाली करने का समय तक नहीं दिया गया। शाम में नोटिस मिला और सुबह पुलिस के साथ बुलडोजर लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम मौके पर कार्रवाई करने के लिए पहुंच गई। से जमीन को खरीदी गई थी, किस तरीके से प्रशासन की नजर से बच के ये जमीनों के ऊपर मकान बन गए, वो देखने वाला विषय है। और जंगल को भी मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा कैमरा घुमा करके दिखाया जाए। ठीक इस बिल्डिंग के बिल्कुल सटे हुए यहाँ पर आरावली जंगल श्रेणी है और थोड़ा सा दिखाएंगे, ये देखेंगे आप, ये जंगल की दीवार है जो कि 1991 में जंगल वालों के द्वारा निर्मित की गई थी। तब गिरा थी, अरे जब गिराई थे जब क्या मरिया नहीं गिराई है, तब भाग गए पुलिस वाले लोग। जब आप गिराए थे बिना अजय के तुमने गिरा दिया, बताओ। नगर में 24 कथित अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करने के लिए दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना था किसी भी इंसान के सिर के ऊपर छत होना उसका मूलभूत अधिकार है, लेकिन अगर किफायती दाम पर लोगों को आवास उपलब्ध कराने में सरकारी नीतियां असमर्थ रहती है तो ऐसे अनाधिकृत कॉलोनियों का बनना तय है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इन 24 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने के फैसले पर 4 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि जिन लोगों के घरों को ढहाया गया क्या उन्हें किसी तरह की आर्थिक मदद की जरूरत होती है। यहाँ सरकार की तरफ से कमियां है। सिर के ऊपर छत होना यानी घर होना लोगों का मूलभूत अधिकार है। जस्टिस खन्ना ने आगे कहा, लोगों ने स्वीकार किया है कि यह जमीन सरकार की और सरकारी जमीन का निर्माण अवैध है। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ता को अपना सामान निकालने के लिए 4 मार्च रात 12 बजे तक का समय दिया है। पीठ ने कहा है कि इसके बाद LDA ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। 27 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कब्जेदारों की याचिका खारिज करते हुए इसका रास्ता साफ कर दिया था। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास वैकल्पिक आवास के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA की योजना के तहत आवेदन करने का अधिकार है। LDA के पास इन अवैध ढांचों को ध्वस्त करने का अधिकार है। इसके साथ ही कोर्ट ने इन अवैध ढांचों को खत्म करने से पहले और बाद की तस्वीरें लेने की भी बात कही है। प्रशासन की लापरवाही से मेरे पापा आज मेरे साथ नहीं है, सिर्फ प्रशासन की वजह से। क्या करें, अब हम लोग दूसरी जगह भी जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। कि जोगियां जो है वो पूरी तरीके से गिरा दी गई है। हम बहुत परेशान हैं, मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरे 7 बच्चे ये कि अब घर गिराने का डर आ गया। अब क्या करें, ना तवर है, ना आदमी है, ना लड़का खत्म हो गया, पोता खत्म हो गया, 7 बच्चे मेरे। हाँ बुढ़ापा आ गया भैया, अब घर तुमने का डर आ गया। अब बताओ क्या करें, कहाँ जाए। हर तरफ ये आश्वासन दिया जा रहा है कि बाहर हो जाइए, लेकिन हम आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं बुलडोजर की। सामने देखिए, जैसे एक पंछी होता है ना, पक्षी, वो एक तिनका कर करके बैयर होता है, तिनका कर करके अपना घोंसला बनाता है। और इसी तरीके से हमने भी थोड़ा थोड़ा करके अपना घर बनाया था। 80 गज का मेरा मकान था। हमारे थाने तक जी क्या बोल रहे थे? गाली वाक्य ने कहा था, इस पे केस करूंगा, देख तुझे अंदर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। 692 पे हमारी कॉलोनी का नंबर है और यहाँ पर स्कूल भी है और डिस्पेंसरी भी है और पानी की लाइन भी है, लाइट भी है, सब कुछ है। और ये सारी चीजें देखने के बाद ही मैंने ये प्लॉट लिया था। मनोज तिवारी जी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सचदेवा जी, उन्होंने मुझे वादा किया था कि आपका मकान हम खड़े होकर बनवाएंगे। कम से कम मुझे एक बार फोन करते, मेरे पास एक भी फोन नहीं आया किसी का भी, ना साहब ने की तरफ से आया, ना मनोज तिवारी सर के पास से आया। हमारे वकील हसन भाई का, जिन्होंने 41 मजदूरों की जान बचाई है, और 41 मजदूरों की बल्कि जान पूरी कॉलोनी के अंदर, जो अभी कॉलोनी जो लोग नहीं जानते कि हमारी कॉलोनी के 8 नौजवान थे जिन्होंने उत्तराखंड में 41 मजदूरों को बचाया। आज पूरी कॉलोनी को पता चलेगा।
कि वो हमारी कॉलोनी के थे। राजीव नगर खजूरी के वो निवासी हैं। श्री राम कॉलोनी भी जिस नाम से जानी जाती है। आज इस कॉलोनी, ये हमारे जो भाई रहते हैं, आज पूरी कॉलोनी का हमारा नाम होगा कि यही मजदूर है और पूरी दुनिया देखेगी कि उन्हीं लोगों के ऊपर कैसे बिल्ड हो। मकसद ये है कि आज इन तमाम मसलों पर हमें अपनी एकजुटता बनानी होगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। आज बुलडोजर चलाकर, सीएनआरसी जैसे काले कानून लाकर गरीब मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करके लव जिहाद, लैंड जिहाद, बीफ बैन, गौ रक्षा, इसके नाम पर आज एक बहुत बड़ी मुसलमान गरीब आबादी को टारगेट करने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन इसका माकूल जवाब, इसका असली जवाब मेहनत कशों की एकजुटता ही दे सकती है। अगर वो हमें धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बांट रहे हैं, तो हमें वो अपनी वो एकजुटता कायम करनी होगी, क्योंकि उसी से इनको दिक्कत है। ये ना तो गरीब हिंदुओं के सगे हैं, ये किसी भी मजहब के गरीबों के सगे नहीं है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। यहाँ एक प्रोग्राम हो, उसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन जब आज ये सब हो गया तो ना फोन उठा रहे ना बात कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि कहीं से वो कह रहे हैं कि मैं इनको दूसरा घर दिलवाऊंगा। जब दूसरा घर दिलाने की बात अगर मनोज तिवारी कहीं कर भी रहे हैं ना, तो ये पूछा जाना चाहिए कि हम अवैध रह रहे हैं, यानी हम अवैध थे, तब हमें दूसरा घर क्यों दिलवाएंगे? हमें क्यों साउथ दिल्ली या कहीं दूसरी जगह भेजेंगे? यहाँ इतने और भी तो घर रह रहे हैं, हम कहाँ अवैध जगह रह रहे हैं? लोगों के पास पूरे कागज है, सब कुछ है। कुल मिला के देखिए, हमें लगता है इसमें राजनीति है भाजपा की। भाजपा जिस तरीके से धर्म की राजनीति करती है, वो राजनीति यहाँ पे दिख रही है हमें। तमाम नेताओं ने सम्मानित भी किया था, कि हौसला भी बढ़ाया था। हाँ। तो अब क्या राजनीति ऐसी क्या? देखिए, राजनीति के अंदर जो तमाम नेता रहते हैं ना, उनका कब क्या पलट जाए कुछ नहीं कह सकते। जब उन्हें मौका था, कोई था, तब इन्हें सम्मानित किया गया। जब मैं आपको अगर आप उसका वीडियो शूट हुआ तो जब यहाँ पे सभा हो रही थी ना हमारे रामला ग्राउंड के मंदिर में, तो नारे लग रहे थे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी मनोज तिवारी जिंदाबाद। तो उसके बहाने, सम्मानित करने के बहाने भी अपनी राजनीति कर रहे थे। एक चीज़। दूसरी बात है कि जब अपना फायदा उठा लिया, आज खत्म हो गया, अब चुनाव का दौर है, तो चुनाव में दूसरी राजनीति चाहिए, तो राजनीति पलट गई है। अब राजनीति चाहिए, धर्म की राजनीति, तो वो राजनीति ला रहे हैं। तो अब क्या मांग करी जा रही है? आप जैसे पहुंचे हैं यहाँ पे, क्या मांग? तो देखिए, हम लोग, हमारी भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी, हमारे और भी साथी आ रहे हैं यहाँ पर, अब इनके समर्थन में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये जब तमाम कॉलोनी और तमाम घर बने हुए हैं इतने समय से, तो इनके यही स्थान दिया जाए, इस घर को दिया जाए, इसको बनाया जाए, अपना जो भी नोटिस है वो वापस लिया जाए, क्योंकि ये अवैध नहीं है। अवैध अगर है तो क्या उसका कारण बता रहे हैं? यहाँ पे जब सब कुछ, भाई आप पहचान पत्र बनाते हो तब अवैध नहीं था, जब आप कोई भी आधार कार्ड बनाते हो तब अवैध नहीं था, बिजली का बिल भी है, पानी का बिल भी है, सब कुछ है। तो फिर असल में तो हम कह रहे हैं यही जगह मिलनी चाहिए। डेमोलेशन किया जा रहा है, कहीं मंदिर मस्जिद सब तोड़, कहीं मजार तोड़ दिया जा रहा है। देखिए, अभी ये तो मैं पक्के तौर पे, हल्द्वानी में हुआ, हमें मालूम है हल्द्वानी में कितना बुरा हाल करा वहाँ पे महरौली में करा। ये तो देखिए, मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि ये सारी 2024 की तैयारी चल रही है। 2024 से पहले इसका एक कारण और है। आपको मालूम है 22 जनवरी को एक प्रोग्राम हुआ था देश भर में, बहुत लोगों को पता है 22 जनवरी को इस देश के अंदर एक दोबारा एक दिवाली बनाने की कोशिश की गई थी। पहले हालांकि मैं बता दूं, मेरा नाम योगेश ही है, और हम देख रहे हैं कि लेकिन राजनीति कैसे की गई? भाई सब अपना धर्म मानते, अपने घर में मानते होंगे, लेकिन जो 22 जनवरी के बाद ये चाहते थे माहौल बने पूरे देश के अंदर, एक बदल जाए, वो हुआ नहीं, वैसा हो नहीं पाए। हमारे हिंदू मुस्लिम भाई एकजुट रहे और इस तरह कोई दंगा फसाद नहीं हुआ देश भर में। छोटी मोटी घटनाएं हुई आगरा में कहीं, लेकिन देश में खराब नहीं हुआ। उसके बाद ये उत्तराखंड पहुंच गए कि उत्तराखंड में कुछ बवाल करो, वहाँ से इन्होंने का महरौली के अंदर कर दिया। ये 2024 से पहले कुछ होता रहेगा, ताकि देश के अंदर एक तनाव बना रहा है, एक चीजें बन। जो लाइन ऑफ डिफरेंस है, जो लाइन ऑफ डिवीजन है, लेट्स से वो पिछले वाले डिमार्केशन में लाइन ऑफ डिवीजन जो था वो गैर आबादी इलाके में था। ये लाइन ऑफ डिवीजन आबादी इलाके में कैसे आया, किसके कहने पे आया? ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। मैंने देखो इस पूरे बात को मैंने माननीय कैलाश गहलोत जी, हमारे मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर को लिखा है कि ये जो डिमार्केशन बात चल रही, डिमार्केशन ऐसे फ्लॉड कैसे बनी, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। क्योंकि दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो है, जब भी कोई विलेज अर्बनाइज हो जाए तो वहां पे सीज कर जाती है। उसके बावजूद भी डीएम ऑफिस को मिसयूज करना और रेवेन्यू ऑफिसर्स को कहना कि डिमार्केट करो और इस प्रकार के डिमार्केशन रिपोर्ट्स बनवाना, हमने सारा चैलेंज कर दिया है। तो 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि जी वो डिमार्केशन रिपोर्ट आपने आज तक किसी जगह पब्लिक क्यों नहीं किया? Why was this demarcation report not put to public scrutiny? किसी को मालूम ही नहीं। दूसरी बड़ी बात जो लीगल है कि डिमार्केशन रिपोर्ट मान लीजिए किसी का जो बनाना आपको होता है, तो वहां पे जो कोई भी रहे, किसी हक से रहे,
उसको पार्टी बनाना जरूरी है। यहाँ पे 30-30 40 साल वहां पे आदमी रह रहे हैं, उनके पास रजिस्टर्ड सेल डीड है, उनके पास बिजली का बिल है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं। आपने उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया, उनके ऑब्जेक्शंस क्यों नहीं लिए? और तीसरी बड़ी बात कि ये लाइन ऑफ डिवीजन जो है वो शिफ्ट कैसे की फ्रॉम गैर आबादी टू आबादी एरिया, किसे कहने पे किया? तो ये बहुत बड़ी मुसीबतें हैं। और उस डिमार्केशन रिपोर्ट को बेसिस बना करके, जिसको इन्होंने कभी भी लीगली उसको सैंक्टिफाई नहीं किया कि भाई ये हर प्रकार से सैंक्टिफाई हो जाए, लोगों के ऑब्जेक्शंस ले लिए जाए, लोगों के ऑब्जेक्शन को देख लिया जाए, फिर इसको पब्लिक करें, फिर इंस्पेक्शन होगा और फिर आपने एक्शन लिया। तो लोगों की राय नहीं ली गई इसमें? ना तो राय ली गई, और इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कह रहा हूं कि लाइन ऑफ डिवीजन शिफ्ट कैसे किया गैर आबादी से आबादी में। ये बड़ा सवाल है। आप मेहरुल से विधायक हैं, वहां पे तमाम जो घटना हो रही है उस पर आपका क्या कहना? आज भी बुलडोजर पहुंचा हुआ है कुछ घरों को गिराने के लिए, कैसे रोकेंगे? क्या आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि डीडीए और एलजी द्वारा जो ये कार्रवाई की जा रही है बहुत ही निंदनीय है, एकदम गलत है। हजारों लोगों के जो मेहनत की कमाई के जो घर हैं उसको डेमोलिश किया जा रहा है। कल 10 फरवरी से डेमोलिशन स्टार्ट हुई है, आज भी कह रहे हैं कि डेमोलिशन करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है लोगों के ऊपर। ये जो घटना स्टार्ट हुई है 12 दिसंबर को एक नोटिस दिया गया मेहरुली में, लगभग 3 से 4 हजार मकानों के ऊपर ये एक डेमोलिशन ऑर्डर चिपकाया गया और इसमें कहा गया कि 10 दिन के अंदर आप ये अपने घर हटा लीजिए वरना इनको डेमोलिश कर देंगे। इसमें कुछ खसरा नंबर्स भी मेंशन किए गए जिनमें कहा गया कि स्टे है 163, 166, 214 से लेकर 217 तक डेमोलिशन ऑर्डर है, दिखा दीजिए। हाँ, आप देख सकते हैं 12 दिसंबर का, इसमें क्लियरली लिखा भी हुआ है डीडीए द्वारा इतने खसरा नंबर्स पे स्टे है, लेकिन जिन पे स्टे है उन पर भी ये चिपकाया गया। पूरे एरिया में जब लोग इसके ऊपर एकदम दहशत में आ गए और ये नोटिस आया तो मैं तुरंत माननीय सोमनाथ भारती जी के यहाँ पर आया, क्योंकि डीडीए मेंबर भी हैं, हमारे एडवोकेट्स भी हैं। इन्होंने इस मैटर को लीगली भी और डीडीए के यहाँ भी टेकअप किया और तुरंत डीडीए में एक मीटिंग की गई लोगों के साथ मिलकर। मेहरुली के बहुत सारे लोग मेरे साथ गए, वहां पर इन्होंने क्वेश्चन किया सोमनाथ भारती जी ने, जी डिमार्केशन रिपोर्ट कौन सी है जिसके तहत आपने ये लाइन चेंज कर दी, जबकि आपकी एक बाउंड्री वॉल हो रखी है, उस बाउंड्री वॉल के साथ में एक आउटर रोड निकला हुआ है, एक तरफ पार्क है, एक तरफ सारी ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है। तो ये डिमार्केशन रिपोर्ट आप दीजिए, किस बिहाफ पे आपने डिमार्केशन की है, क्यों आप लोगों ने 3 से 4 हजार लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया, उनके ऑब्जेक्शंस नहीं लिए जिनके पास रजिस्ट्री है और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके। कितने साल से यहाँ पे घर बने हुए हैं, कितने घर हैं यहाँ पे, कितने लोग अभी इससे प्रभावित हुए? लगभग 30 से 40 हजार लोग मेरा अंदाजा है कि प्रभावित हो रहे हैं। 3 से 4 हजार मकान हैं और ये बहुत पुराने मकान है, यानी 40 से 50 साल पुराने तक के भी मकान है। तो आप देखिए कि बिना किसी सुनवाई के अचानक ये दे दिया जाए। इसके बाद में हम लोगों ने ये मुद्दा जब सोमनाथ भारती जी ने डीडीए में उठाया, कोई सुनवाई नहीं हुई। विधानसभा सेशन में माननीय सोमनाथ भारती जी ने, मैंने और आतिशी जी ने सबने मिलकर इसको वहां पर भी उठाया और वहां पर भी यही डिमार्केशन को चैलेंज किया। आप देख सकते हैं उस समय की भी वीडियोज, और जब प्रोटेस्ट तक भी किए। प्रोटेस्ट होने के बाद में हमें लगा उस समय की शायद ये मुद्दा, अब एलजी साहब को समझ आ गया कि ये हजारों लोगों को बेघर करना ठीक नहीं है। लेकिन अचानक 9 तारीख को एक नोटिस मिलता है, पुलिस के पास में आता है वो 3 तारीख को, कि वो फोर्स मांगते हैं यहाँ पर कि हम लोग 10 तारीख से लेकर लगातार डेमोलिशन करेंगे। ये 9 तारीख का है ये, जो इन्होंने डीसीपी को लिखा हुआ है फोर्स मांगने के लिए। तो उसके बाद में फिर दोबारा हम सोमनाथ भारती जी के संपर्क में आते हैं, क्योंकि इन्होंने लीगली भी इस मैटर को टेकअप किया और डीडीए की, तो ये लगातार इसको कर रहे हैं। तब ये उसके बाद में जो डिमार्केशन रिपोर्ट का हवाला दिया गया, एक लेटर और हमें मिला जो किसी गोल्फ व्यू अपार्टमेंट में जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था डीडीए को, तो डीडीए ने स्पष्ट कहा पैरा नंबर 2 में गोल्फ व्यू अपार्टमेंट के लिए कि ये डिमार्केशन जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने की गई है। कॉपी दे नहीं रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे बात कर रहे हैं। फिर सोमनाथ भारती जी ने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया पूरी मेहरुली के लोगों के लिए, उनके लिए वकील का भी काम कर रहे हैं, डीडीए मेंबर का भी काम कर रहे हैं, और कैलाश गहलोत जी जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उनके पास में लेटर भेजा। 9 तारीख को 10 को डेमोलिशन होनी थी, रात को ही ये मैटर टेकअप किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में सोमनाथ जी ने लेके आए, आतिशी जी, मैं और सोमनाथ जी लगातार इस पे काम करते रहे। और नेक्स्ट डे 10 तारीख को सुबह सोमनाथ अपने मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी ने जो पेटिशन लगाई थी सोमनाथ भारती जी ने, उसके ऊपर एक मीटिंग कन्वे की अपनी डीएम साउथ के लिए जिन्होंने ये डिमार्केशन की थी। वो मीटिंग नोटिस भी हमारे पास है। कल जो मीटिंग नोटिस था, इसमें एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो आपने मीटिंग नोटिस दिया है, लेकिन अब पॉलिटिक्स इस पर हो रही है, बीजेपी भी आप पर आरोप लगा रही है। एक तरफ आप एलजी को घेर रहे हैं, तो बीजेपी ये कह रही है सोमनाथ जी कि जो गवर्नमेंट की जमीन है, सरकारी लैंड है, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार रजिस्ट्रीज करवा रही है, ये वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा हास्यास्पद है। पहले मैं आपको एक और बात बताऊं मुकेश भाई, क्या है कि अगर आपको याद होगा, हौस खास विलेज में पब्लिक लैंड पे भाजपा का नेता ने एक बिल्डिंग बनाया, होटल चला रहा है, 22 लाख रुपए महीना कमाता है। डीडीए का डेमोलिशन ऑर्डर है 2015 का, उस पे एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है इनको। वो दमाद है आपका, चूंकि भाजपा का नेता है तो जमीन वो कब्जा ले, होटल बना ले, कमा ले, उस पे क्यों नहीं करते आप? नंबर 1। नंबर 2, उस पे तो आपका डेमोलिशन ऑर्डर पास है। और ये जो बता रहे हैं सारा का सारा करनी एलजी महोदय का है। इस वीडियो से समझ आता है कि प्रशासनिक मशीनरी किस तरीके से काम कर रही है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप हमें नीचे कमेंट
कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।